न- सर मेरे नाम का मीनिंग है स्नो, बर्फ सर। और खासकर जो हिमाचल की चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती है उसको बोलते हैं तुहिनाचल। वहां से शब्द आया तुहीन, फिर आया तुहिना। ओके ओके ओके। तो आपने बात की कि हिमाचल में जो है वहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनके नाम से आपका नाम लिंक करता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उनमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलते हैं? अच्छा, सर हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे है नैनीताल के पास। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट में लायन का ही कंजर्वेशन किया जाता है। फिर पोलर बियर्स जो है वो हिमाचल के एरिया में बहुत देखने को मिलता है। फिर हिल स्ट्रीम फिशेस भी सर देखने को मिलती है। अच्छा, आपके जो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं? हाँ जी, सर वेस्ट बंगाल में तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक है जगदलपारा, एक है साजन खाली, और तीसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और इसमें सर रॉयल बंगाल टाइगर का कंजर्वेशन होता है। ओके। रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो है कि अन्य टाइगर से किस टाइप से डिफरेंट होता है? सर मुझे ये देखना पड़ेगा, हैव टू रेफर टू इट, लेकिन जितना मुझे पता है इसकी धारियां और इसमें वाइट कलर होता है, शायद मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा सर। चलिए इस ठीक समय है। में रिकॉल नहीं कर पा ओके। रही हूँ। एमपी के कितने नेशनल पार्क में ये टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है? सर 9 नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। वेरी गुड। अभी रिसेंटली किस में स्टार्ट हुआ है? रिसेंटली सर माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी में है, वो नया टाइगर रिजर्व बना है। इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है और एमपी का 9th टाइगर रिजर्व वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा लग रहा है मैम आप तो है। बिल्कुल एमपी में बैठे हुए हैं। बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए, हम्म, एमपी में कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें आपका चीते पाए जाते हैं? चीतों का संरक्षण हो रहा है। सर कोनो नेशनल पार्क जो है शिवपुर एरिया में, वहां पे सर चीतों का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम 2022 में शुरू हुआ है। किस देश से और लाए इसमें गए थे? सर इसमें सर साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, और निम्बाबिया से 8 चीते लाए गए थे। टोटल 20 चीते लाए गए थे। और हाल ही में सर अभी 25 चीते हैं, जिसमें से 9 जो है वो एडल्ट है और 16 जो है कब्स है। ओके। और जी। एमपी अभी के। इसको सर गांधी ठीक है ठीक है मैम। हाँ एमपी स्टेट का स्टेट एनिमल कौन सा है? हाँ, बारहसिंगा सर है स्टेट एनिमल, जिसको रेसर्वस डेवी क्यूली बोला जाता है, डेवी ओके। सिली बोला जाता है। और एमपी का वर्ड, स्टेट वर्ड? हाँ, दूधराज है सर, जिसको टी पैराडाइज बोला जाता है। वेरी गुड। ये जो एमपी में आपके बायोस्फीयर रीजन कितने हैं? 3 बायोस्फीयर रिजर्व है सर एमपी में। कौन कौन से? पहला सर है पंचमढ़ी, जिसको 1989 में ये स्टेटस मिला था। सॉरी, 1999 में मिला था। फिर है सर पन्ना, जिसको 2005 में मिला था। और फिर है अचानक मार अमरकंटक, जिसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला था। मैम आपने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया है, तो ये कौन कौन सी थी जिसमें क्या टॉपिक था बताइए जरा। हाँ जी सर। सर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिया था उसमें मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। एक का टॉपिक था एस्पिरिन इंड्यूस ऑल्टरेशन इन द लिवर ऑफ इंडियन मेजर कार्प लेबियो रोहिता, जो मैंने वाराणसी में ही अपने होम यूनिवर्सिटी में किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कराया गया था। और एक मैंने महिला महाविद्यालय में किया था। उसका सर टॉपिक था एस्पिरिन इंड्यूस ऑल्टरेशन इन द इंटेस्टाइन ऑफ फिश on exposure to different concentration of environmentally relevant concentration of aspirin. लिवर से रिलेटेड डिसीज कौन कौन से हैं?
हाँ जी सर। लीवर में होने वाली डिसीज कौन कौन सी है? लीवर में सर, लीवर में सबसे पहले सर जो मैंने जिस पे काम हुआ वो फैटी लीवर है। फिर लीवर को सर हेपेटाइटिस वायरस भी इन्फेक्ट करता है। फिर लीवर में सर बाइल अगर बढ़ जाता है तो भी दिक्कत होती है। और फिर अगर एस जी ओ पी टी और एस जी ओ टी बढ़ता है तो भी सर लीवर डिजीजेस हो सकती है। जॉइंटिस? हाँ, जॉन्डिस भी होता है सर, जो बाइल बढ़ने से खासकर होता है। ओके। अच्छा, ये आपने बताया हेपेटाइटिस सी, कौन कौन सा टाइप है हेपेटाइटिस के? हाँ जी सर। हेपेटाइटिस कौन कौन सा टाइप होते हैं हेपेटाइटिस के? हाँ, हेपेटाइटिस सर मेजरली ए बी और सी होता है। ए जो होता है सर वो लेस एक्यू में उतना हार्मफुल नहीं होता है। बी सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है और ये क्रोनिक डिजीज में आता है। और सी सर लगभग मतलब इट इज वेरी मच हार्मफुल, इट मे ऑल्सो फेटल इफ नॉट डिटेक्टेड इन राइट टाइम। ओके, चलिए। तो इना जी, अभी सर ने लिवर के बारे में पूछा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि लिवर सोरोसिस क्या होता है? यस मैम, लिवर सिरोसिस मैम जब लिवर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे लिवर के सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करते हैं और वो उतना पार्ट जो है लिवर का वो अनफंक्शनल हो जाता है, तो उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जो ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, लोग अल्कोहल पी लेते हैं तो उनका लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो लिवर पर क्या इफेक्ट यस पड़ता मैम। है अल्कोहल पीने से? मैम जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें फैटी लीवर हो जाता है, तो वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बाद फिर धीरे धीरे वो सिरोसिस की तरफ ही जाता है और लीवर अल्टीमेटली खराब हो जाता है। दैट विल फाइनली लीड टू डेथ इफ नॉट ट्रांसप्लांटेड। तो फैटी लिवर सिंड्रोम के सिर्फ यही एक कारण है या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं? हाँ मैम, जब लीवर में फैट बढ़ने लगेगा तो लीवर का जो अपना फंक्शन है वो सप्रेस होने लगेगा। तो लीवर का जो सबसे एक मेन फंक्शन है डीएमिनेशन, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस नहीं होगा और उससे बॉडी में अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी और उसी से हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अदर भी जो भी लीवर के काम है, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज ऑफ फूड, एवरी फंक्शन विल बी हैम्पर्ड इफ लीवर इज डैमेज। ओके, अच्छा कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस के बारे में बताइए। हाँ, कीटोसिस। कीटोसिस में जब हाँ जब कीटोन बॉडी में बढ़ने लग जाती है तब कीटोसिस होता है। ये एक इफेक्ट होता है जब इंसुलिन, जो लोग डायबिटीज से सफर करते हैं उनमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है। जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ती है क्योंकि इंसुलिन कीटोन को इनहिबिट करता है इन नॉर्मल कंडीशन। ओके, अगर हम लोग मतलब एक तो डायबिटिक पेशेंट की बात हो गई, एक नॉर्मल पेशेंट है, क्या उसमें भी कीटोसिस जो है वो हो सकता है? किन परिस्थितियों में हो सकती यस है? मैम। हाँ, बताइए। कीटोन बॉडीज में जनरली हमारे बॉडी में बनती है, लेकिन क्योंकि वो इनहिबिटेड रहती है तो वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। लेकिन अगर इसका इनहिबिशन हट जाए तो कीटोन बॉडीज तो इफेक्ट डालेगी ही। ओके, अच्छा ये बताइए कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में हम्म। अक्टूबर की बात चल हम्म। रही है, ये नवंबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर पिछले महीने जो है नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, समुद्री जल में मत्स्य पालन जो है उसके निर्यात वगैरह, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए। हम्म। तो उसके बारे में हम्म। आपने सुना है? नहीं मैम, मैंने नीति आयोग का नहीं सुना है कि ये यानी रिपोर्ट इसको फिश देख के लेना। रिलेटेड हाँ, उनका ये report है। मैराइन जो, ओके। हाँ, हम्म। समुद्र जो डीप फिश हम्म। जो हमारे ओशन वगैरह होते हैं ना, गहरे समुद्र होते हैं, तो हम्म। उसमें मत्स्य पालन को हम्म। बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो इसको बोलते हम्म। हैं हम लोग इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट। किस नाम से जानते हैं? इंडिया ब्लू इंडिया ब्लू ब्लू इकोनॉमी इकोनॉमी रिपोर्ट, रिपोर्ट। हाँ। ठीक है, मत्स्य पालन से हम्म। संबंधित है, नीति आयोग ने जारी की है। अच्छा ये बताइए, हम्म। अगर बात करें कि मछलियों की गणने से हम लोगों की गणना होती है, सेंसस होता है, ऐसे मछलियों का भी सेंसस होता है। तो इस साल यस 2000, मैम। हाँ, तो 2025 का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्व क्या है इसका? कई समय से, बरसों से होता आ रहा है, लेकिन अभी इसका महत्व क्यों है? ये कल से ही शुरू है, कल 3 नवंबर है, कल से ही शुरू है इसका जो अगला सेंसस है, ये 2025 वाला। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, चर्चा में क्यों है मछलियों का सेंसस?
इसके मैम मैं एग्जैक्ट आंसर ना हाँ बता पाऊं, लेकिन मैं गेस कर पा रही हूँ, हाँ क्योंकि बताइए। हमारे देश में मैम अभी विकसित भारत 2024 का 2047 का एक अभियान चल रहा है, जिसमें मैम आगे जाके ब्लू इकोनॉमी एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है, जिसमें सारे एक्वाकल्चर स्पीसीज की जनगणना होना और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाना और उस उससे इकोनॉमी को बढ़ाना, ये शायद एक टारगेट हो सकता है मैम इस समय इस चीज के इम्पोर्टेंस का। वो अलग चीज है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है डिजिटल इसका सेंसस हो रहा है, गणना हो रही है, किस बेस पर, डिजिटल आधार पर हो रही है, डिजिटली। ओके मैम, मुझे ये नहीं हाँ पता तो था। ये भी करंट में है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, इसको देख लीजिएगा, ओके मैम। चर्चा में है। अच्छा ये बताइए, फाइसेलिया के बारे में बताइए, फाइसेलिया ये क्या है? हम्म। हम्म, पाइसेलिया में एक निडेरियन है जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो शिप्स निकलती थी वॉर के लिए, उसमें इसका डिपोजिशन बहुत ज्यादा था। इसमें तीन तरह के जॉइड्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और डेक्टाइलोजॉइड्स। जो गैस्ट्रोजॉइड होते हैं वो फीडिंग जॉइड्स है, डेक्टाइलोजॉइड जो है वो प्रोटेक्टिव जॉइड्स है, और गोनोजॉइड जो है वो रिप्रोडक्टिव जॉइड्स है। ओके। यूप्लेक्टेला के बारे में बताइए, इसका हाँ, महत्व क्या है? यूप्लेक्टिला में एक पॉरीफेरन है और ये हेक्साइनिडा क्लास में आता है। यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये कमेंशनलिज्म शो करता है मैम श्रिम्प के साथ। इसमें अरे, पेयर ऑफ श्रिम्प आते हैं और हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं, एंड इट इज प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट इन जापान एज अ बॉन्ड ऑफ इटर्निटी टू हाँ, न्यूली वेड कपल्स। तो इस कपल्स को क्यों देते हैं? क्योंकि मैम जैसे श्रिम्प एक बंधन में आके बन जाते हैं हमेशा के लिए दो यूप्लेक्टिला में कपल। आके, वैसे ही एक मैरिड कपल हमेशा साथ में रहे। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि निमोनिया जो है, निमोनिया, निमोनिया जो डिसीज यस है, मैम। हाँ वो किन किन कारणों से हो सकती है? नॉर्मल हम जानते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन बैक्टीरिया के अतिरिक्त भी हम्म। अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो वो बताइए, निमोनिया। निमोनिया मैम जो वो बैक्टीरिया को जो ट्रिगर करता है मैम, वो सबसे ज्यादा होता है कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर। अगर बहुत जल्दी जल्दी, या बच्चों में या बूढ़ों में भी, अगर वो जल्दी कोल्ड से बहुत एक्सपोज होते हैं, टाइल्स पे बहुत चल रहे हैं, ठंडी मौसम में जल्दी नहा रहे हैं एकदम ठंड पानी से, तो निमोनिया बहुत जल्दी होता है। वहां पे WBC का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और वेंटिलेशन जो है वो कम होने लगता है। ओके, तो इसके मुझे बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए। हाँ, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। हम्म। अच्छा ये बताइए मुझे कि एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, यस मैम। तो इसको उद्देश्य क्या था चलाने का? मैम इसका उद्देश्य ये था कि उस समय जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे बैक्टीरियल या वायरल डिजीज से बहुत लार्ज स्केल जो है वो डेथ हो जाती थी। तो उस समय इसको इवन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया गया, जैसे पोलियो उसमें चलाया गया, 2 बूंद जिंदगी की टैग के साथ, कि नॉर्मल जो फेटल डिजीज है उसको एक वैक्सीनाइजेशन के थ्रू हम वो इंडिविजुअल और पूरे स्पीसीज को बचा पाए। अदरवाइज दिस आर वेरी small diseases in terms of their curement but causing a large scale death in India। तो इससे बचने के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया। अब ये तो था ही, तो फिर मिशन इंद्रधनुष लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो है ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लेकिन इसके बाद एक और प्रोग्राम चलाते हैं ना, विभिन्न प्रकार की जो डिसीज होती हैं। यस मैम। हाँ, इसमें मैम, उसको हाँ, क्या? मिशन इंद्रधनुष मैम अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया, उसका एक अभी दो नहीं मैम किया उसके गया, कारण थे अभी नहीं पहले। किया गया तुहिना जी, 2014 का है वो, अभी तो उसका हाँ नया अभी वर्जन चल मतलब रहा है। मैम, हाँ। हाँ, हम्म, उसमें मैम उसका दो पर्पस मेनली है। एक तो मैम उसमें बहुत 12 वैक्सीन है टोटल, जिसमें जो बहुत अभी नए डिजीजेस भी मैम विद टाइम जो आए हैं उसके खिलाफ उसमें वैक्सीन है। और दूसरा मैम जो बच्चे हैं उनको घर घर जाके विद मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड, किसको क्या वैक्सीन लग गया है, किसका क्या बाकी है, विद अ प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड, मिशन इंद्रधनुष अब चलाया गया टू गिव इट मोर इफेक्टिवनेस टू द अर्लियर मिशन। ओके। अंतिम प्रश्न फिर आपसे सर पूछेंगे, ये बताइए निमेटोड्स जो है, निमेटोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में? निमेटोड्स मैम, हाँ। निमेटोड्स मैम वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है, और इसमें अपेंडेजेस और हेड नहीं पाए जाते हैं, और रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा इसमें पाया जाता है। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एस्केरिस,
फिर हम व्यूचेरिया जो इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है, और फिर है एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म जिसको कहते हैं। ओके, तो ये जो एलिफेंटिएसिस है, ठीक है, तो ये जो है कौन काटता है जब हमको हमारे शरीर में ये पहुंचता है, किसके द्वारा, इसका वेक्टर बताइए। क्यूलेक्स मैम, क्यूलेक्स क्यूलेक्स। जो मस्क्यूटो है जब वो काटता है तो इससे वो होता है। तो ना जी, आप ये बताइए यस। इनहेरेंट बायोलॉजी में मेंडेलियन प्रिंसिपल कौन कौन से? मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडल लॉ। हाँ यस सर। हाँ, लॉ या प्रिंसिपल। मेंडल के दो लॉ है सर। एक जो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब उसको लॉ नहीं माना जाता, उसको स्टेटमेंट ही माना जाता है। दो मेन लॉ है सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि देयर आर टू फैक्टर्स इन अ कैरेक्टर, बट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वन फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है इन अ पेयर ऑफ अ जीन पेयर सेपरेट्स फ्रॉम अदर इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, सो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ जीन। कंसेप्ट ऑफ जीन, कंसेप्ट ऑफ जीन। हम्म gene is the hereditary unit that pass from one generation to other generation. ये क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। सर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है ये सोटन और बोवेरी ने दिया था, जिसमें यही कहा गया था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 50% ऑफ द जीन्स इज फ्रॉम मदर एंड 50% इज फ्रॉम फादर एंड दे पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विथ रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। म्यूटेशन के बारे में क्या जानते हैं? म्यूटेशन किसके एंड बारे में? म्यूटेशन म्यूटेशन ओके ओके। म्यूटेशन सर, म्यूटेशन आर रिकरेंट, रैंडम एंड रिसेसिव इन कैरेक्टर। एंड जब भी कोई म्यूटेशन आर टू टाइप्स, दे आर इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड व्हेन दे आर जब उसको सर खुद से करवाया जाता है, और स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाता है। और कोई भी सर न्यूक्लियोटाइड में चेंज अगर आ जाए सीक्वेंस में तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सर अगर होमोलोगस सर अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इट इज सिंपली क्रॉसिंग ओवर, जो कि हमारे गैमेट्स में होता है। अगर नॉन होमोलोगस क्रॉस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इट इज द ट्रांसलोकेशन बिटवीन नॉन होमोलोगस, वो जो कि हमको सीएमएल, क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोसिस, और हमको ब्रोकिट्स लिम्फोमा में देखने को मिलता है। और जो इसके कॉजेस क्या होते हैं, म्यूटेशन के टाइप्स एंड कॉजेस डिटेक्शन के लिए? सर म्यूटेशन के लिए बहुत सारे कॉजेस हैं। अगर एक यूवी रे भी है हमारे बॉडी में अगर गिर रहा है तो इट में कॉज थाइमिन डाइमर। इसके सर बेस एनालॉग्स से अगर हम एक्सपोज हो जाए, जैसे 2 अमीनो प्यूरिन, 5 ब्रोमो यूरेसिल, वो भी हो सकता है। डीएमिनेटिंग एजेंट सर होते हैं जैसे नाइट्रस एसिड। फिर इंटरकेलेटिंग एजेंट होते हैं जैसे प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन। और एल्कलाइटिंग एजेंट भी होते हैं सर, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। तो डिफरेंट एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन। डीएनए और आरएनए के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हैं? डीएनए और आरएनए। Sir, both are genetic material in different species, but in DNA we don't have 3' OH, but in RNA we have that OH hydroxyl group, which makes it two different types of genetic material. The full form of DNA and RNA. Full form. DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is riboxynucleic acid. थैंक्स सर, पूछेंगे आप सर। मैम आप ये बताइए सबसे पहले तो, जैसे सेल साइकिल का ग्रोथ होता है, जैसे सेल बढ़ती हैं, ग्रोथ होती है, इनमें डिवीजन होता है, इसमें कंट्रोल किस तरीके से होता है? इनका कोई कंट्रोल सिस्टम होता होगा, जैसे सेल्स बढ़ती जाएंगी तो हम बहुत बड़े आकार के हो जाएंगे, तो इन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? जी।
सर सेल डिवीजन का कंट्रोल जो है वो सीडीके और साइक्लिन के थ्रू होता है। इन डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल अलग अलग सीडीके और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स आता है जो कि सेल साइकिल को जो कंट्रोल करता है। अगर हम G1 फेस की बात करें तो 4 CDK 4 जो है वो आता है। ऐसे सर 4 फेस में अलग अलग आते हैं। 4 2 2 1 G1 G1S और M फेस में है। और साइक्लिन की बात करें तो D B A एंड AB ये उस फेस में आते हैं सर। तो यही मेनली सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इनका जो जैसे आप सेल के डिविजन के बारे में बता रहे हैं, कंट्रोल ये सभी जंतुओं में सेम होता है कि सभी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग होता है, किस तरह से होता है? सर कंट्रोल तो सीडीके और साइक्लिन से ही होता है, बट द नंबर द स्टेज इन विच दे एक्टिवेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। जो मैंने बताया सर वो ईस्ट का है, सेकेरोमाइसिस का है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अलग इसके नंबर्स है, बट द कंपोनेंट इज सेम, सीडीके एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ओके। जैसे शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस पाया जाता है, वो किस तरीके का इंटरेक्शन होता है? किन जंतुओं में सर? शाकाहारी जंतु होते हैं ना जो मांस नहीं खाते, कार्निवोरस नहीं होते। हाँ, हर्बीवोरस में सर। हाँ आप हाँ, बताइए किस बारे में कि, बताइए। किस तरह किस का, तरह का इंटरेक्शन मतलब सर? जैसे टाइप ऑफ होते हैं ना, इंटरेक्शन के टाइप होते हैं, एवोल्यूशन में टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। हाँ सर, जैसे कि वो प्रीडेटर। सर मैं आपका क्वेश्चन शायद समझ नहीं पा रही हूँ। आप पहुंच गई हैं। अच्छा अच्छा। सर जैसे अगर हर्बीवोर है तो वो ग्रास को ही खाएंगे। तो वो जो ग्रास है वो तो प्रोड्यूसर है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है। हर्बीवोर जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो वो प्रिडेशन हो गया, वो जो रिलेशन है टू ईटिंग द ग्रास, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिडेशन। द वो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इज अ प्रिडेशन मेथड। ओके, यदि हम बात करें इनवर्टिब्रेट में, जो हायर इनवर्टिब्रेट है और लोअर इनवर्टिब्रेट, इनमें फीडिंग में और डाइजेशन में किस तरह का अंतर है? डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम में लोअर सर? हाँ लोअर इनवर्टिब्रेट में अलग तरह का डाइजेशन हम्म पाया जाता है, और हायर में इनवर्टिब्रेट में अलग प्रकार का yes, डाइजेशन पाया जाता है, दोनों की प्रोसेस में अंतर बताएं। हम्म। सर जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है उसमें ज्यादातर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब एक सेल है, उसमें सेल फूड वैक्यूल है, उस फूड वैक्यूल में फूड को लिया जाता है और उसमें ही डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन जितना हम हायर इन्वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ेंगे उतना ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। मतलब जिसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहेगी, फूड उसमें जाएगा और सारी एंजाइम्स उसमें रिलीज होंगे, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की तरफ एडवांसमेंट है। So the advancement from in lower vertebrate to higher lower invertebrate to higher invertebrate is the intracellular to extracellular mode of digestion. ओके मैम, ओके। Hmm. तो रीना जी, कब है आपका, Yes sir. कब है इंटरव्यू आपका? 7th नवंबर को है सर। 7 को है। वेरी गुड, आपकी तैयारी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी, शानदार। तो आपका आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट पर भी आपकी कमांड है, और जनरली जो चीजें हैं उनकी भी आपको अच्छी नॉलेज है। और सबसे अच्छी बात है एमपी की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, यानी कि क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं इसलिए एमपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और आप उनको बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा है, और आंसर देने का तरीका तो आपका अच्छा ही है। सब्जेक्ट में भी आपके हर टॉपिक को मैम ने सर ने कवर किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए, और मुझे लगता है कि आपका एमपी में सिलेक्शन होने जा रहा है 101%। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट्स है, जो मैम ने 4-5 यूनिट पूछी हैं उनका आपने सही जवाब दिया, जो बची यूनिट्स थी वो उनसे हमने प्रश्न किया, आपने पूरी 10 यूनिट कवर की। बहुत बढ़िया, शानदार आपका। बस ये है कि इसी टाइप का एक अच्छा यानी कि कॉन्फिडेंस जो आपका अभी जो लग रहा है बना रहे हैं। थैंक यू सर। यही रहना चाहिए। सर हाँ जी यस सर। आपको सर मेरी 2 क्वेरी थी। एक तो सर कि मैंने टीचिंग टॉपिक
टीचिंग टॉपिक के लिए वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, और एक टाइप्स ऑफ लर्निंग इन एनिमल जो है सर, हैबिचुएशन, इंस्टिंक्ट, ये तैयार किया है। तो इज इट गुड सर, और आई शुड चेंज द टॉपिक? नहीं, आप अगर उसमें परफेक्ट है तो ठीक है। नहीं, आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये आप सब सब्जेक्ट्स के कवर है। यदि क्रॉस क्वेश्चन भी आते हैं तो आप हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने अच्छे से ठीक है ना? जो आपने अच्छी तरह से तैयार किया वही सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, और आपका वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताऊं, उसमें आपकी छाप दिखती है, जैसे आपने आंसर दिए हैं उसमें आपके जो हॉबी की छाप दिखती है, तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है ना? अभी बोर्ड लगा हुआ है क्या? दूसरा चीज सर, ये देखा था। ये बोर्ड लगा हुआ है आपके? हाँ हाँ है सर, बताइए। कीजिए हाँ सर है मेरे पास। टीचिंग कीजिए, टीचिंग क्या सर? टीचिंग करके बताइए। टीचिंग, यस सर। हाँ हाँ, टीचिंग करके जस्ट अ मिनट सर। और देख लेते हैं। ये तो टॉपिक चेंज करना होगा। हाँ हाँ सर। सर इज दिस विजिबल? एक मिनट सर, एक मिनट सर, चेक करते हैं। सर इज इट विजिबल नाउ? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक। तो पहला हम लोगों को ये समझना है कि हमारे इंडिया में लगभग हर साल 58,000 डेथ होती है ड्यू टू स्नेक बाइट। लेकिन out of this 58,000 pupil, you will be surprised to know that only 70% of the pupil die because they are bitten by a poisonous snake. However, 30% of the pupil die just because of fear that a snake has bitten him. मतलब 70% लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको तो वेनमस स्नेक ने काटा है, लेकिन 30% लोग सिर्फ डर के मारे उनकी डेथ हो जा रही है कि हमको स्नेक ने काट लिया है। सो द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू फर्स्ट, हमको किसी भी इंसान में जिसमें ये डर है उसको हमें अश्योर कर पाए कि नहीं, तुमको एक वेनमस स्नेक ने नहीं काटा है, एंड वी कैन मेक हिम सर्वाइव। और दूसरा, अगर इसको वेनमस स्नेक ने भी काटा है तो हम उस पर्सन को अकम्पनी करें और डॉक्टर को करेक्ट डिटेल दें कि इसको इस तरह के स्नेक ने काटा है और उसकी जल्द से जल्द सही इलाज शुरू हो पाए। So with this, we are starting the topic. Now, जब हम सांप को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका टेल किस तरह का है। उसका टेल किस तरह का है ये हमको पहला आइडिया देगा कि वो सांप किस तरह का हो सकता है। अगर वो सांप का जो टेल है वो फ्लैट है, इट इज अ फ्लैट टेल, so most likely that it will be a poisonous snake. For example, hydrophis, जो कि एक sea snake है। Most of the sea snake are poisonous. However, most of the freshwater snake are non-poisonous. तो पहला जो सिग्नल है वो है आपका टेल का शेप। सेकंड, अगर ये फ्लैट है तो ये तो पॉइजनस हो सकता है, लेकिन अगर इसका टेल जो है वो सिलिंड्रिकल है, then there are two possibilities that it may be poisonous or it may be non-poisonous. अब इसमें कंफ्यूजन है, तो हम लोग नेक्स्ट किस चीज को देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके वेंट्रल साइड के स्केल्स को। अगर इसमें यूनिफॉर्म बेली स्केल है और इसमें वेंट्रल शील्ड जो है वो स्मॉल है, तो वी कैन कंफर्म दैट इट इज नॉन पॉइजनस स्नेक। इसका मतलब क्या बना कि अगर उसका हम बेली पोर्शन देखें, मतलब पेट का पोर्शन, और वहां पे छोटे छोटे
स्केल है, और वेंट्रल साइड में ही पूरे साइड में छोटे स्केल है, तो इट इज नॉन पॉइजनस। तो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि सिलिंड्रिकल टेल के साथ हमको लार्ज वेंट्रल शील्ड मिले। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वी विल गेट अ लार्ज वेंट्रल शील्ड। अब अगर लार्ज वेंट्रल शील्ड है, ओके ओके। अब इसमें आपको थोड़ा सुधार करना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक्चुअली स्नैक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसका थोड़ा ये बताना है क्लासिफिकेशन थोड़ा, कि ये कॉर्डेटा है, रेप्टाइल्स में आते यस हैं। यस मैम, यस ये स्टार्टिंग यहाँ से करना है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम स्नैक पढ़ा रहे होते किसी भी टॉपिक में तो बात डायरेक्ट स्नैक से कर देते, पॉइजनस नॉन पॉइजनस, लेकिन स्टार्टिंग हम अपने के हिसाब से करेंगे। तो ये सबसे पहले तो और जिसे आपने ओके पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पहले आप उसको बोर्ड पर अपना टॉपिक लिखेंगे सबसे फिर पहले। उसके बाद यानी कि एक्सप्लेन, आपने पर्पस बताया ना कि हम क्या इनकी क्यों स्टडी इसकी करने जा रहे हैं, पर्पस को बाद में बताइए। Yes, पहले आप उसको लिख दीजिए बोर्ड पर, यानी कि अपना पहले टॉपिक। हाँ, फाइलम क्या ओके है उसका, रेप्टाइल्स में क्या, ये सब ये लिख दे, उसके बाद स्टार्टिंग करें पूरा। उसको बस थोड़ा सा लिख दो टॉपिक का नाम अकेला। और जो आप पढ़ा रहे हैं, यस यस मैम, हाँ जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़े, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, और मैं इसको आज ही पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे इसमें एक है, अगर बात करें किंग कोबरा या एक नॉन पॉइजनस जो है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। बाकी सबका नहीं लिखना है, एक एक का लिख दो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। और जैसे आपने स्टार्ट किया था यस मैम, मैम, आपने स्टार्ट किया था ना, कहा था कि ये मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं, इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ओके 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 सर, यस इट इज इम्पोर्टेंट टू से द सेम, यस यस, हाँ ये नहीं बोलना है कि हम हाँ। पढ़ाने जा रहे हैं इस ये टॉपिक बड़े बच्चे हैं सर, तो उनको हाँ, डिस्कस करना ज्यादा सही को रहेगा। discuss करना है। हाँ बाकी सब ठीक था। बाकी बढ़िया। अच्छा, ड्रेस आपका क्या है, साड़ी या सूट? ये सर ड्रेस साड़ी है सर, एकदम प्योर साड़ी है। अगर आप किस में है सर, मैं वो फोटो भेज सकती हूँ जो मैं हाँ, ड्रेस ये उस दिन कर रही हूँ। सर मैं आप में भेज सकती हूँ क्या, या इंस्टीट्यूट में भेजूँ? हाँ, किस मेरे पे भेज दीजिए, मेरे पे भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं अभी तुरंत भेज रही हूँ सर। मेरा वही ड्रेस सर मैंने तैयार किया है। हाँ, ये है सर मेरा ड्रेस। हाँ मैंने भेजा है सर, आपको चेक कीजिए। जी, जी। ब्लैक दिखता है, ब्लू दिख रहा है। उसका जो बॉर्डर है थोड़ा ब्लू है ना, ब्लू है कि ब्लैक है? ब्लू। ब्लू है मैम, ब्लू 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 मैम, नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, वो एक साइड नेवी थोड़ा ब्लू है। उस साइड से थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, नेवी ब्लू है ना? ठीक है, नहीं नहीं, ब्लू है मैम, हाँ। ये भी ब्लू है। नहीं, ब्लाउज। नहीं नहीं सर, बहुत छाया आ रही, सेट ऑफ सेट है ना, ये देखो क्या था ये सेट से। ठीक 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 है ठीक है, सेट हाँ, साइड सही है, बढ़िया, अच्छी है, अच्छी है। फाइन। और ये ठीक है, आप ओके घड़ी वगैरह हटा दीजिएगा, घड़ी पहन के नहीं जाएंगे, है ना? कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी टुडे हाँ हाँ मैम, ये मैं उस समय हाँ, पहनी थी, हाँ हाँ, इसको हटा देंगे। हाँ, चलिए, बढ़िया, शानदार। ओके ओके, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और सर जी जी। एक चीज सर पूछना था, सर मेरे पीएचडी टॉपिक से क्या कोई सवाल मतलब बन सकते हैं, और आपने क्योंकि उसके टॉपिक ऊपर से डिस्कशन नहीं हुआ। आप टॉपिक सेंड कर दीजिए, उसके हम क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा, आप ठीक है टॉपिक ठीक है, ओके टॉपिक सेंड करेंगे तो हम उससे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। ओके और अपने ओके सर, हाथों को आप जो अपने थाई पर इस तरीके से सीधे रखिएगा, ऐसे नहीं रखना और है। ओके नेक्स्ट ओके ओके नेक्स्ट ग्रुप में आप ये साड़ी पहन के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चेयर पे साड़ी पहन के बैठिएगा। अच्छा ठीक है ठीक, है ना? चेयर पर ओके आएंगे, साड़ी नेक्स्ट पहन मॉक के। में से मैं हाँ, तो साड़ी वो पहन थोड़ा के। दिखे जी आपको जी, कि हाँ, किस तरीके से पोजीशन में आप बैठे हुए हैं। अभी वो कैसे? लुक कैसा आ रहा है, हाँ अभी हाँ सिर्फ ओके। अपर पार्ट अभी आपका तो इतना इतना आ रहा है, अपर पार्ट आ रहा, पूरा फुल पोज नहीं फुल आना चाहिए। फुल यस सिटिंग। यस यस मैम, हाँ हाँ हाँ। हाँ,
कंप्लीट यानी कि आपका पोज ओके दिखाई ओके तरीके से रखना कि पूरा जो है चेयर पे आप कैसे बैठे हो तो हमको दिखाई दे जाए। ठीक है मैम, वो एक एंट्री से पूरा कर लूंगी कि मैं हाँ, एंटर कर रही हूँ बिल्कुल, और फिर मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं बैठ रही हूँ। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, ओके ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।